Good morning, student. Today's our topic is the struggle to survive, मतलब जीने के लिए संघर्ष करना। तो ये चैप्टर लास्ट हमने पढ़ा था द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका क्या, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो इसमें हम पढ़ रहे थे लास्ट जो वीडियो था आपने उसमें देखा था, ये आपका वीडियो कितना नंबर है, ये 2 नंबर का वीडियो है और सेकंड वीडियो है। और इसमें आपने देखा होगा इसके पहले क्या कि जो कहने का मतलब जो जो कि थर्ड थ्री स्टेट में जो आप क्लासिफिकेशन था आपका, जो ओल्ड सोसाइटी था फ्रांस का और कैसे से थर्ड स्टेट को ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, टैक्स पेमेंट जो वही लोग कर रहे थे, और दोनों प्रिविलेज बाय बर्थ जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट था वो प्रिविलेज उसका बेनिफिट उठा रहे थे, और ज्यादा जो लोड था वो टैक्स का किसके पास था, थर्ड स्टेट के था। अब उसके बाद देखेंगे जी क्या क्या चीजें थी उसके बाद हुई थी। और द पॉपुलेशन, अब देखिए क्या हुआ था, जो जनसंख्या था पॉपुलेशन आपका रोज फ्रॉम थर्ट आपका 23 मिलियन से लेकर जो 1715 में कितना इसका पॉपुलेशन था फ्रेंच का, 23 मिलियन, जो अब क्या हो गया 28 मिलियन हो गया मात्र आपका 1789 में। जो आपका 1789 में क्या हो गया, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया, लेकिन जो ये तेजी से इंक्रीज हुआ, जब ये तेजी से इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ देखेंगे हम कि जो तेजी से इंक्रीज हुआ था, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फूड ग्रेन, जब जनसंख्या बढ़ी तो मांग खाने की भी बढ़ गई। लेकिन दैट टाइम क्या हो रहा था, ऑन दैट टाइम द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, जो प्रोडक्शन का जो फसल का जो उत्पादन था कुड नॉट कीप पेस, लेकिन उतनी तेजी से ये मांग के साथ नहीं बढ़ पाया। जैसे लोगों का संख्या तो बढ़ गया पॉपुलेशन, लेकिन जो प्रोडक्शन था उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जा रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे जो जो पहले भी जो 1715 में जितना फूड ग्रेन जो क्रॉप फसल प्रोडक्शन होता था आपका, उतना इस समय भी हो रहा था। तो बाकी जो इतना इंक्रीजमेंट हुआ पॉपुलेशन का, तो क्या होगा, तो इस कारण से क्या हुआ, प्राइस ऑफ ब्रेड, जो रोटियां की जो कीमत थी वो क्या हुई, अचानक जो स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रेपिडली, जो इतना मेजोरिटी जब बढ़ गया लोगों का संख्या, तो इसका जो कीमतें भी क्या हो गई रोटी की, बढ़ गई, क्योंकि खाना कम था लोग ज्यादा थे। तो जो इसके तरह से जो जो उसका मेन खाना क्या था, ब्रेड था, पाव रोटी था फ्रांस का, जो इसकी कीमतें क्या हुई, बढ़ गई। जो मोस्ट वर्कर, ज्यादातर जो वर्कर एम्प्लॉयड थे एज ए लेबर के तौर पे, जो वर्कशॉप में काम कर रहे थे फैक्ट्रीज में, उसके ऑनर ही क्या करते थे, उनके बेज फिक्स्ड देयर बेज करते थे, हुज ऑनर फिक्स्ड देयर बेज एंड व्हाट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस, लेकिन उनका जो वेजेस था आपका बढ़ती कीमत, जो बढ़ती महंगाई के साथ उनका जो तनख्वाह था बढ़ाया नहीं गया, जिससे क्या हुआ, आपका जो गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेन, जो गरीब और अमीर के जो बीच की खाई थी और बढ़ते गई, अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता चला गया। तो इसके बाद क्या हुआ, दिस बिकम द वेन एवर ड्रॉट एंड हेल्ड रिड्यूस, तो क्या हुआ, सुखाड़, और क्या हुआ, काफी फसल खराब हो गया, बैड हार्वेस्टिंग हो गया, मतलब फसल बर्बाद हो गया उसी समय। तो इसके कारण से क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की कंडीशन उत्पन्न होगी फ्रांस में। ये क्या होता था, समथिंग ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली, सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब होता है जैसे क्या यहाँ पे कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन, बहुत ही ऐसा बहुत ही बदहाल स्थिति जहां पर क्या हो, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन डेंजर, जो बेसिक जरूरतें हैं जीने के लिए, जो जैसे कि खाना है और भी जो पानी है और भी जो मतलब कि जो भी आपकी डिमांड है लोगों का, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से पूरे फ्रांस में क्या हुआ, जीने के मतलब कि लाले पड़ गए, उसे बहुत संकट में जीवन आ गया था लोगों का, जो गरीब थे जिनके पास पैसे नहीं थे, और वो उसको मतलब कि जीने भूखे लोग मर रहे थे, इंडेंजर्ड, ये सब क्या था। इस तरह से क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की कंडीशन या सिचुएशन अकड़ हो गई पूरे फ्रांस में, जो गरीब लोग। और जैसा कि ऐसा ही होता चला आ रहा था आपका, तो क्या हो रहा था, इस तरह का जो कंडीशन था, जैसे ये सब्सटेंस क्राइसिस का जो कंडीशन था आपका, इसमें क्या हो रहा था, जैसे कि इसमें जो पहले भी जो ओल्ड रिजाइम थे, जो पुराने शासन थे फ्रांस, जो पुराने शासन भी चल रहे हैं, इसमें कई बार लोग फेस कर चुके थे इन फ्रांस में, क्या ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम में भी ऐसे कई बार भी, जो आपके मतलब 1789 के भी पहले भी क्या हो रहा था, बहुत मतलब कि इस तरह की कंडीशन को लोग फेस कर रहे थे। वहां के थर्ड स्टेट के जो लोग थे, गरीब लोग थे, किसान, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, और आपके जो वर्कर हुआ करते थे, इस तरह के जो जिसके पास और भी मतलब कि
बहुत टाइम इसको फेस करते आ रहे थे। तो सपोज देखिए इस जो पैराग्राफ था इसमें क्या हुआ था, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, खाने की चीजों में कीमतों में बढ़ोतरी आई, लेकिन उनकी तनख्वाह में उनकी इनकम में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला, जिसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया कि जो बेजेस था आपका, जो इस गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच क्या हुआ, वाइडेंड हो गया और जो इंक्रीज कर गया, और जिसके बाद इन्होंने क्या, सब्सिस्टेंस क्रेसिंग, जब आपका जो फसल था, जो ड्रॉट मतलब सुखाड़ की स्थिति जब आ गई और जो फसल सारा बर्बाद हो गया और मतलब कि उपज उतनी हो नहीं पाए, तो उस कारण से क्या हुआ, वहाँ फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस का सिचुएशन क्रिएट हो गया, जिससे क्या हुआ, आपके सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कौन हुए, थर्ड स्टेट के लोग, जो आपके वर्कर और पुअर प्रेजेंट थे और लैंडलेस लेबर थे। तो इसमें देखेंगे एक एनोनिमस वर्ड है, जिसे एनोनिमस वर्ड होता है, एनोनिमस मतलब होता है वंस हु नेम रिमेन्स अननोन, जिसका वैसा व्यक्ति जिसका जो नाम अभी क्या है, मतलब कि अननोन है, अनजान है, ठीक है, वो ऐसा अनजान है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो ग्रोइंग मिडिल क्लास में, तो चलिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक आता है, ग्रोइंग मिडिल क्लास इन इनविसेज द इन प्रिविलेज, मतलब कि इनविसेज द मतलब कि अब क्या, मतलब कि जो ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो बढ़ता हुआ मिडिल क्लास का, लॉयर आपका, जो जो एजुकेटेड पर्सन थे, लॉयर, डॉक्टर, और आपके ये सारे जो टीचर वगैरह हुआ करते थे, और ट्रेडर या और, तो ये सारे जो मिडिल क्लास थे, उन्होंने अब क्या, जो विशेषाधिकार को जो समाप्त करने की कल्पना की, कैसे उसको समाप्त किया जाए, प्रिविलेज जो जन्म के आधार पर जिसको विशेषाधिकार था, जिन लोगों के पास क्लर्जी और नोबिलिटी थे, अब उसको समाप्त करने का सोचा, विचार किया, कल्पना किया, इनविसेज किया। तो इन द पास्ट में शुरुआत में क्या हो रहा था, जो पहले क्या होता था, जो पीजेंट एंड द वर्कर हुआ करते थे, पीजेंट और वर्कर जो कामगार और किसान हुआ करते थे, वही सिर्फ अपने बढ़ते कर और जो फूड स्कार्सिटी के विरुद्ध पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे, लेकिन बट दे लैक ऑफ मीन्स एंड द प्रोग्राम, लेकिन कैरी फुल स्केल एंड मेजर टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो व्हाट द लैक ऑफ मीन्स एंड प्रोग्राम, लेकिन क्या होता था उनके पास जो प्रोग्राम, कार्यक्रम, और क्या होता था, साधन की कमी होने के कारण वो इसमें ज्यादा चेंज, आर्थिक और सामाजिक जो आपका क्रम था, ऑर्डर था, उसमें ज्यादा चेंज नहीं ला सके। लेकिन दिस वाज लेफ्ट दैट था, अब इस के दो ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेज, अब ये थर्ड स्टेज के उन ग्रुप, थर्ड स्टेज के जो उन ग्रुप के जो लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने अब क्या ठाना कि हु बिकम द प्रोग्रेसिव एंड हैड एक्सेस एजुकेशन ऑफ न्यू आइडिया, जो नए विचार और नए सोच को समझ सकते थे, एजुकेटेड लोग थे, अब उन्होंने ये काम को, मतलब हु हैड बिकम, अब बने पुरस्कृत समृद्ध, और उस एजुकेशन के माध्यम से क्या, न्यू आइडियाज को लाने का प्रण किया, ठीक है। जो नए लोग ने क्या किया, उन लोगों ने से नहीं हो सका, जो पीजेंट और वर्कर थे, जो इसमें और भी थर्ड स्टेट में लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जो जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है, जैसे ट्रेडर थे, लॉयर थे, टीचर थे, ये सारे जो लोग थे, अब उन्होंने क्या किया कि हैड बिकम द जो समृद्ध है आपका, जो क्या थे, काफी प्रोस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज, जो क्या कर सकते थे, उन बिकम जो काफी समृद्ध थे, जो उन काफी धनी थे, थर्ड स्टेज के जो लोग थे, मिडिल क्लास, एंड जो द हैड टू एक्सेस, जो क्या, जिनके पास एजुकेशन प्राप्त पर्याप्त और न्यू आइडियाज भरे पड़े थे, तो उन्होंने अब क्या किया आगे चलकर। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, एक नए सोशल ग्रुप का, जो 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ ए सोशल ग्रुप टर्म एज मिडिल क्लास। तो देखिए 18th सेंचुरी में क्या हुआ, एक उदय हुआ एक नए सोशल ग्रुप का, जिसको मिडिल क्लास किया गया, हु जो अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवर सी ट्रेड एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर गुड्स सच एज वुलन, सिल्क एंड द टेक्सटाइल that either exported brought by the richer member of the society। तो देखिए जो इसका जो इनकम था, इनका जो थर्ड क्लास जो है ट्रेडर थे, जो आपके कौन थे, मतलब कि जो व्यापारी थे, जो व्यापारी वगैरह थे, और जो जो काम करते, वो क्या, उसकी जो आमदनी थी कैसे होती थी, धन कमाते थे थ्रू एक्सपैंडिंग ओवर, जो समुद्र पार भी क्या करते थे, अपने व्यापार को फैलाए हुए थे, एंड द जो मैन्युफैक्चर जो गुड्स बनाते थे, कपड़ा, ऊन का, रेशम का, जो सच इस तरह का जो उलन और सिल्क टेक्सटाइल था, जो क्या करता था, एक्सपोर्ट करते थे बाहर, या फिर ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, फ्रांस के जो रिच मेंबर, सोसाइटी के जो रिच मेंबर
जो रिच परिवार के लोग होते थे, इनके जो महंगे वस्त्र हुआ करते थे ऊनी और रेशम के, वो खरीद लेते थे, जिनसे क्या हो जाता था, इनकी काफी आमदनी हो जाती थी और ये काफी थर्ड स्टेट के रिच, थर्ड स्टेट में जो मिडिल क्लास था ट्रेडर का, ये काफी रिच होता जा रहा था और ये एजुकेटेड भी थे। इन एडिशन इसके अलावा इसके साथ और क्या, टू मर्चेंट के साथ और क्या आ गया, मैन्युफैक्चरर थे जो निर्माण करता थे, और the third stage including protection such as lawyer and administrative officials। तो इनके साथ और भी कौन लोग आ गए हैं, जैसे कि इस जो प्रोफेशन थे, जो देखिए ये जो द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड द प्रोफेशन सच एज लॉयर, तो थर्ड स्टेट में और भी इनके साथ जो जो मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट के अलावा जो इनमें और क्या कौन थर्ड स्टेट के लोग शामिल हो गए, जो प्रोफेशन से क्या थे, लॉयर थे, और इस तरह के जो आपके प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे पुलिस वगैरह, जो अभी जो ऑफिसों में जो एजुकेटेड लोग थे, जो ऑफिस वगैरह में काम किया करते थे। ऑल ऑफ दीज एजुकेटेड बिलीव दैट नो ग्रुप सोसाइटी, तो ये सारे देखिए, ऑल ऑफ दिस ग्रुप एजुकेटेड बिलीव दैट, सभी का मानना था कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, तो किसी उनका मानना था कि समाज का कोई भी समुदाय को विशेषाधिकार जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए। नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ रेदर, और इसके अलावा भी और क्या चाह रहे थे, बेचाह रहे थे कि जो ऑल ऑफ दीज वेयर एजुकेटेड बिलीव, तो देखिए इसमें रेदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट, तो वो चाहते थे कि जो पर्सन का जो मतलब समाज में कोई तबका हो, तो किस बेसिस पे निर्भर होना चाहिए, उसके मेरिट पे, उसकी कुशलता पे होना चाहिए, ना कि उसको प्रिविलेज बाय बर्थ, जन्म के आधार पर उसको ये आइडिया जो था, ये जो देखो दिस आइडिया, ये सब जो आइडियाज थे, विचार थे, इन्विसेजिंग envisaging a society based on freedom and equal law and the opportunity for all। तो ये देखिए बेस्ट किस पर आधारित था, ये जो सोसाइटी का जो कल्पना, ये जो विचार था, कल्पना हो रहा था, ये ऑन द फ्रीडम ऑफ इक्वल लॉ, मतलब किस पर आधारित था, मतलब कि स्वतंत्र फ्रीडम ऑफ बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान अवसर और एक समान कानून, और सबको आजादी मिलना चाहिए, ये समाज का ये कल्पना, ये किसका था, थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास के एजुकेटेड ग्रुप का। तो वेयर फॉरवर्ड एंड फिलोसफर सच है, तो इसके समझ में जो पुट फॉरवर्ड आगे चल के जो कुछ फिलोसफर द्वारा इस तरह के जो जो तर्क दिए गए, जो एजुकेटेड थे, तो दार्शनिक लोग थे, फिलोसफर्स थे, जैसा सच एज आपका कौन था, जॉन लॉकी, आपका जॉन लॉकी था, जीन जैक्वेस रूसो था, और आपका, तो इन्होंने ये सारे जो फिलोसफर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो क्या किया कि द इन हिज टू ट्रेटीज द गवर्नमेंट लॉ, तो इनके जो पुस्तक थे, इनकी जो पुस्तक इन हिज जो एक पुस्तक था, किसका था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक, जॉन लॉकी का एक पुस्तक था, उन्होंने क्या किया, इसमें बताया कि जो सॉ टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, तो मतलब इसमें वो वर्णन किया था क्या, तो इन इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने लुक सॉर्ट फॉर द रिफ्यूट डॉक्ट्राइन एंड डिवाइन ऑफ एब्सोल्यूट राइट, तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो दैवी और निरंकुश जो शक्तियां दबाव है सरकार का, उसका जो गलत जो बैड इफेक्ट था, उसका खंडन किया था, इन्होंने क्या किया था, इसका खंडन किया, जो निरंकुश शासन चल रहा था आपके लुइस 16 द्वारा, इसकी काफी आपकी आलोचना की थी, प्रोटेस्ट किया था अपने बुक में, और इसका काफी खंडन किया, क्या क्या चीजें उसमें गलत की तरह से हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे फ्रेंच जनता के साथ, इन सभी बातों को उन्होंने इस अपने बुक में जिक्र किया था। और उसी के साथ आपका जो एक और था, जीन जैक्यूस रूसो, उन्होंने इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए सोशल बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, जो मतलब कि जनता के जो सामाजिक अनुबंध को, प्रतिनिधियों को, मतलब कि कहने का मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बात की गई अपने बुक में, उन्होंने जो बुक उनका क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो उन्होंने क्या कहा था, सामाजिक अनुबंध के बारे में बात की थी, और उसमें समाज के लोगों को भी अधिकार होना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहां होने के लिए। और आगे देखते हैं, इसमें थर्ड जो आपका राइटर था, मॉन्टेस्क्यू था, और इसमें देखिए मॉन्टेस्क्यू जो है, तो फ्रांस में देखिए आपका जो जॉन लॉके था, उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था, टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट जो था, उसमें क्या था, सरकार का दो संधि था, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के अलग, इस तरह का बात उसने अपने जॉन लॉक ने लिखा था। और इसी बात को और आगे बढ़ाया किसने, ये ये आपका कौन था,
ये जो आपका था रूसो, रूसो ने इसी आइडिया को क्या किया और आगे फॉरवर्ड किया, प्रोपोजिंग द फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट था बेस्ड ऑन किस पे, जो सरकार का जो गवर्नमेंट का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था किस पर आधारित था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द, सामाजिक अनुबंध किसके साथ होना चाहिए, लोगों और उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ क्या होना चाहिए। जैसे कि आज के समय में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव का क्या करते हैं, मतलब कि कॉन्टैक्ट रहते हैं कि 5 साल का रहता है, या जो भी उसके साथ जो वादे किए होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव से अपने जो भी मुश्किलें होती हैं उससे बात हम करते हैं बाय मीडिया या अदर थिंग्स द्वारा। तो और तीसरा एक और भी राइटर था आपका जो फिलोसफर था, जो अपनी पुस्तक में उन्होंने उसका पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या प्रपोज लाया, डिवीजन ऑफ पावर, पावर का क्या होना चाहिए, शक्ति का खंडन होना चाहिए विद इन द गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, बिटवीन द किसके, द लेजिस्लेटिव आपका जो क्या था कार्य, एग्जीक्यूटिव और द जुडिशियरी। इसने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के तीनों का क्या होना चाहिए, तीनों इंडिपेंडेंट होता है, खुद से किसी पे किसी का अधिकार नहीं होता। जैसे एग्जीक्यूटिव पालिका, आपका एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक, और आपका लेजिस्लेटिव जो विधायक पालिका होती है, इस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या था, जो मॉडल था आपका, द मॉडल ऑफ जो दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, इस तरह का जो मॉडल था सरकार का, ये लागू हो चुका था कहाँ, इसको पुट इनटू द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज। जो उसके 13 जो आपके उपनिवेश जो कॉलोनीज थे, जो उन्होंने घोषित कर दिया कि अब क्या है वो ब्रिटेन से आजाद है, इंटरडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो उन्होंने इसी कानून को व्यवस्था लाई थी, स्पिरिट ऑफ लॉ में जो प्रपोज अलग, जो आपका इंडिया में भी अभी यही चल रहा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और डेमोक्रेसी की बात की थी। और उसके जो, तो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिकन संविधान है एंड इट्स जो गारंटी है, इसकी जो गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार है, वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर थे, विचारक थे, ये चिंतक जिसे कह सकते हैं, ये उनके लिए क्या था, काफी महत्वपूर्ण हो गया था। जो चाहते थे कि फ्रांस में भी क्या है, डेमोक्रेसी आए, और ये जो 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 किंग मोनार्की सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। तो इसमें और भी आगे देखते हैं, जो इस तरह से तीनों बुक में क्या क्या बात थी, और तीनों बुक के राइटर कौन थे, स्पिरिट ऑफ लॉ है आपका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो ने लिखा था, और आपका द टू ट्रेटीज टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने जॉन लॉकी ने लिखा था। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट फिलोसफर है आपके। तो इधर देखिए द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर, देखिए जो ये सारे जो फिलोसफर के जो आइडियाज थे, वे आर डिस्कस इंटेंसली इन साइनो, काफी मतलब कि ध्यान पर, मतलब कि गहन में से इसका जो डिस्कशन होने लगा आपके सैलून और कॉफी हाउस, या कॉफी चाय की दुकानों पे, या फिर कॉफी दुकानों पे, काफी मतलब लोगों के बीच काफी तेजी से फैलने लगा थ्रू बुक्स के जरिए। जब ये लोग बुक पढ़ते थे और न्यूज़पेपर के जरिए क्या हुआ, इनके जो विचार थे जो बुक्स में, जो आपके जॉन लॉक और जो टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, और स्पिरिट ऑफ लॉ के जो विचार थे, जो इस तीनों फिलोसफर के थे, आपके सैलून और कॉफी शॉप में क्या होने लगा, बहुत ही तेजी से क्या होने लगा, स्पीड होने लगा लोगों के बीच। क्योंकि जब वो पढ़ते थे फ्रिक्वेंटली, जब वो पढ़ते थे तो अराउंड इन ग्रुप फॉर द ऑफ दोज, वहां पर एक नहीं, चाय कॉफी शॉप पे या आपके सैलून वगैरह में जो वहाँ पे हेयर कटिंग होता है, वहां पे काफी लोग हुआ करते थे। और जब जो एक पढ़ रहा है वो काफी लाउडली पढ़ता ताकि अन्य लोग भी सुन सके, जो जो इलिटरेट पर्सन है वो भी आलसे इस विचार को सुनता था, समझता था, और हु कुड नॉट रीड एंड राइट। तो देखिए जो न लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, वो भी इस चीजों को जान, मतलब कि समझ रहा था कि क्या चीजें हमारे कंट्री में होनी चाहिए, हमारे स्टेट में कैसी व्यवस्था आनी चाहिए। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है आपका, जो लुइस 16 ने जो न्यूज, अब ये अभी ये जो संकट से अभी उबे ही नहीं थे हम लोग, जो आपका क्या था सब्सिस्टेंस क्राइसिस से। तो न्यूज आया कि जो लुइस 16 ने ये प्लान कर दिया, क्या इम्पोज इम्पोज लागू कर दिया, एक अपनी योजना के तहत एक और योजना लागू कर, मतलब कि प्लान किया है कि इम्पोज करेगा आगे जाके और भी टैक्सेस को, क्या कि अपने राज्य के खर्चों को, मतलब कि स्टेट जनरेट एंगर। तो देखिए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ वेजेस। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक प्रिविलेज। तो इसमें देखेंगे द न्यूज आया लुइस 16 ने क्या प्लान किया है आपका, किया क्या है कि इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, माने कि राज्य को खर्च खर्च को प्राप्त करने के लिए, ऑफ द स्टेट माने कि राज्य के खर्च को प्राप्त करने के लिए उन्हें और कर बढ़ाने का माने के डिसीजन ले लिया, योजना बना लिया, प्लान। और इससे क्या हुआ, लोग में क्या हो, काफी गुस्सा
उत्पन्न हुआ और इसके खिलाफ वो इस सिस्टम के खिलाफ जो विशेषाधिकार का जो प्रोटेस्ट था गए वो विरोध करने पे आमादा हो गए। फिर लोग मतलब कितने संकट में थे उन पे और जो टैक्सेस का बोझ और बढ़ाया जा रहा था। तो इसमें से जो लुईस 16 ने इतना ये खबर आया, अभी ये सारी बातें चल रही थी फिलोसफर की, और इतने में और भी न्यूज प्लान में तहत पता चला लोगों को, वहाँ के लोगों की जो लुईस 16 उनके किंग है उन्होंने और टैक्सेस इम्पोज कर दिया किन पे, हम लोग थर्ड स्टेट पे। और एक्सपेंसेस जो क्या था राज्य के खर्च को बनाए रखने के लिए, राज्य का जो खर्च था आपने पढ़ा होगा वर्सेलीज में काफी मतलब कि उसको मेंटेन करने में खर्च लगता था। ये बार बार ब्रिटेन और अमेरिका से जो युद्ध करता था, अमेरिका की जो हेल्प किया ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने में, इससे काफी इसके क्या हुए मनी जो इसकी इकोनॉमी काफी गड़बड़ा गई, जिससे ये क्या हो गया डेप्ट में चला गया। और डेप्ट को इसको चुकाने के लिए जो लेंडर थे उन्होंने हमेशा क्या जो इसके इंटरेस्ट 10% जितना अमाउंट था इसको 10% लागू कर दिया था। और जिससे क्या था इसको उबरने के लिए लोगों पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, और जो टैक्स देते थे वो कौन लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो कौन लोग थे, किसान, पीजेंट्स और मिडिल क्लास। तो यही लोग जो टैक्स दिया करते थे। और और जो किसानों और पीजेंट्स पे अलग से क्या था क्रॉप का जो टीथ और टैली टैक्स, ये सारी बातें हमने अब तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपका आएगा आउट ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन का टॉपिक आने वाला है। थैंक यू। आप नोट्स बनाएंगे इस सारे चीजों का, और नोट्स बनाते हो आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आप क्वेश्चन आंसर ये सारे और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है आपको। थैंक यू, दैट्स ऑल।